डॉक्टर अजय हाडिया मेरे साथ मौजूद हैं और हम देखते हैं कि नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही है, एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, रिसर्च किए जा रहे हैं। तो क्या सर उससे कुछ सुधार हुआ है पता चलने में कि भाई कौन सा स्टेज में है, कब हुआ, ये सब? देखिए, नई टेक्नोलॉजी तो है, वो सिटी स्कैन, एमआरआई या पैट स्कैन हम कर रहे हैं, परंतु वो ये नहीं बताती है कि 6 महीने पहले आपको कैंसर होगा। अभी तक कितने पेशेंट्स हैं अगर हम नंबर्स की बात करें? मेरे पास अभी तक लगभग 15,000 पेशेंट्स हमने अभी देखे हैं। सर अगर मैं ये पूछूं कि अगर कोई पेशेंट है, कैंसर का 3rd स्टेज उसका है, वो आपके पास आए और इलेक्ट्रो होम्योपैथी के जरिए क्या उसका इलाज पूरी तरीके से संभव है, पूरा वो रिकवर कर सकता है? टैगलाइन ही है कि संभव है कैंसर का इलाज बिना कीमो, बिना रेडिएशन। कुछ चुनौतियां हैं जो सामने आ रही हैं या ये पॉसिबल है आने वाले समय में? हाँ, देखिए, चुनौती तो बहुत है। जो फीमेल हैं वो एक्सरसाइज करती हैं, 4 दिन से ज़्यादा अगर वो जिम जाती हैं तो जो कैंसर का रिस्क है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, ये सच है? हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। एलोपैथी से कैंसर के इलाज के बारे में आपका क्या कहना है, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? कैंसर को हम जितना छेड़ते हैं उतना ही कैंसर बढ़ता है। नमस्कार, भारत 24 के स्पेशल पॉडकास्ट आप देख रहे हैं। मैं हूं प्रीति नेगी आपके साथ और इस वक्त डॉक्टर अजय हाडिया मेरे साथ मौजूद हैं जो कि कैंसर स्पेशलिस्ट हैं, डायरेक्टर हैं देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जिसको लेकर हर कोई जागरूक होना चाहता है। हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर कैंसर होता कैसे है। इसके पीछे की वजह आए दिन हम ऐसी खबरें सुनते हैं, कैंसर के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, ना सिर्फ देश बल्कि पूरी दुनिया में लोगों को जागरूक करने की कोशिश भी की जा रही है और इसीलिए डॉक्टर से हम इसको लेकर बात करेंगे। सर, सबसे पहले जो बेसिक सा मेरा सवाल है कि आखिर कैंसर के कारण क्या है, ये होता कैसे? आपके पास तो बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, आप उनको देखते हैं, आपकी रिसर्च क्या कहती है? नमस्कार। कैंसर डे बाय डे बढ़ता जा रहा है और भारत नंबर 3 पे है, पहले चाइना, नंबर 2 अमेरिका और भारत तीसरे नंबर पे जहाँ कैंसर सबसे ज़्यादा फैल रहा है। उसका प्रमुख कारण है हमारी लाइफस्टाइल और प्रकृति से दूर होना, सबसे ज़्यादा पेस्टिसाइड्स का उपयोग करना, बिना हम जो भी एग्रीकल्चर खेती कर रहे हैं उसमें पेस्टिसाइड का उपयोग हो रहा है और यही कैंसर का सबसे प्रमुख कारण है। सर, कई बार हम देखते हैं कि लोगों को पता ही नहीं होता कि कैंसर हो क्या है। सुनते हैं कि 3rd स्टेज है, 4th स्टेज है, अब कुछ नहीं हो सकता है। सर, क्या वो चैलेंजेस होते हैं कि यही नहीं डिटेक्ट हो पाता कि भाई कब कैंसर हो गया, कैसे हो गया, क्या इसमें चुनौतियां होती हैं सर? देखिए, चुनौती सबसे बड़ी ये है कि कैंसर हमारे शरीर में 6 महीने या साल भर पहले आ चुका होता है और बंच ऑफ डिसीज़ होती हैं जो एक कैंसर का कारण बनती हैं और जब हमें कोई तकलीफ़ होना स्टार्ट होती है, हमें भूख नहीं लग रही है, इंडाइजेशन हो रहा है, हमें रेक्टम के द्वारा ब्लड आ रहा है या हमें खांसी के द्वारा ब्लड आ रहा है या कहीं नोड हो गई है, तो हम जब डॉक्टर पास जाते हैं, ट्रीटमेंट कराते हैं और नॉर्मल जो जनरल प्रैक्टिशनर जब मेडिसिन देते हैं, एंटीबायोटिक देते हैं, उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो डॉक्टर बोलते हैं कि अब आपकी जांच कराना चाहिए। जब एंडोस्कोपी या सोनोग्राफी या सीटी स्कैन या एमआरआई की जाती है तो पता लगता है कि कैंसर है और कई बार तो तब पता लगता है कि मेटास्टेटिक कैंसर हो चुका होता है शरीर में, जो 1 साल पहले आ चुका होता है। तो जब पता ही हमें बहुत देर लग रहा है, हमें ये कहेंगे कि कैंसर जो है एक स्लीपिंग स्टेज में साल भर पहले से होता है और एक सिम्टम्स के रूप में हमें पता लगता है और जांच कराने पे जब पता लगता है कि ये 4th स्टेज कैंसर। सर, हम देखते हैं कि नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, रिसर्च किए जा रहे हैं। तो क्या सर उससे कुछ सुधार हुआ है पता चलने में कि भाई कौन सा स्टेज में है, कब हुआ, ये सब कुछ? देखिए, नई टेक्नोलॉजी तो है, वो सिटी स्कैन, एमआरआई या पैट स्कैन हम कर रहे हैं, परंतु वो ये नहीं बताती है कि 6 महीने पहले आपको कैंसर होगा। जब कैंसर आ चुका होता है, डायग्नोसिस करते हैं तो पता लगता है कि कैंसर तो साल भर पहले से हमारे शरीर के अंदर है। वो सिम्टम्स के रूप में हमें पता लगा और हमने जांच कराई तो पता लगा कि उसको कैंसर है। अगर वक्त रहते पता चल जाता या पहले ही जांच करा ली जाती तो शायद वो पहले डिटेक्ट हो जाता। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें हमें, जैसे मैं कहूँ माउथ कैंसर होता है, टंग कैंसर हो रहा है, बकल म्यूकोसा हो रहा है, जिसमें हमें पता लगता है कि एक छाला हो गया है, मुंह माउथ ओपनिंग कम हो गया है, परंतु हम इग्नोर करते हैं और 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने बाद जब प्रॉब्लम बढ़ती है तब हम जांच कराते हैं तो पता लगता है कि 3rd स्टेज कैंसर हो गया, क्योंकि वो लिम्फ नोड्स में आ चुका होता है। यानी कि सर जो हम इग्नोर करते हैं उसी की वजह से इतना ज़्यादा बढ़ जाती है। अच्छा, सर ऐसा भी है क्या कि बॉडी का कोई स्पेसिफिक पार्ट है जिसमें कैंसर सबसे ज़्यादा खतरनाक हो और बाकी कोई ऐसे पार्ट कि वहाँ पर वो इतना ज़्यादा डेंजर ना हो, ऐसा भी होता है? हाँ, देखिए, कैंसर जब होता है हमारे शरीर के अंदर तो हमारा ऐसा मानना है कि कैंसर शरीर के यदि एक भाग में हुआ है तो कैंसर तो पूरे शरीर में फैल चुका है, परंतु सबसे वीक पार्ट होता है वहाँ पर हमें कैंसर का पता लगता है। सर, इससे पहले क्योंकि हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रो होम्योपैथी, क्योंकि मैंने सुना कि इसके ज़रिए लोग ट्रीट
हो रहे हैं, आप लोग उनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। सर सबसे पहले मैं यही आपसे जानना चाहूँगी कि ये इलेक्ट्रो होम्योपैथी है क्या? देखिए, इलेक्ट्रोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन एक पूर्ण रूप से हर्बल चिकित्सा पद्धति है, इटालियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन है। इसके द्वारा कैंसर जैसी बीमारी का भी इलाज बहुत ही सफलतापूर्वक किया जा रहा है। ये जो मेडिसिन है, ये इसका हम देखते हैं कि इसका जो मेन प्रिंसिपल है वो है विटिएशन ऑफ ब्लड लिम्फ। ब्लड लिम्फ की इम्प्योरिटीज़ ही हमारे शरीर की बीमारी को पैदा करती है, और ब्लड यदि नॉर्मल स्थिति में यदि हमारे शरीर में फ्लो होता है तो हम स्वस्थ होते हैं, और ब्लड का फ्लो यदि अप एंड डाउन होता है तो हमें डिसीज़ होना स्टार्ट होती है। तो इलेक्ट्रोपैथी मेडिसिन जो है ये ब्लड लिम्फ को प्यूरिफाई करती है, और कैंसर जैसे घातक बीमारी को भी ठीक करने की क्षमता इसमें है। सर आप ऐसे लोगों को ट्रीट कर रहे हैं, तो अभी तक कितने पेशेंट्स हैं अगर हम नंबर्स की बात करें, और क्या कोई इसका साइंटिफिक रीज़न है, वैज्ञानिक आधार भी है इस बात का? हाँ, बिल्कुल। देखिए, हमारा जो हॉस्पिटल है 2019 से इंदौर में हम लोग चला रहे हैं, और दिल्ली में हमने अभी रोहिणी सेक्टर 17 में स्टार्ट किया है, और हमारे पास अभी तक लगभग 15,000 पेशेंट्स हमने अभी देखे हैं, और इसमें से ऐसे हज़ारों पेशेंट्स हैं जो से हमारे ऑन्कोलॉजिस्ट ने बोल दिया था इनकी लाइफ 1 महीने 2 महीने है, और वो साल भर से भी जिंदा हैं, 2 साल से भी जिंदा है, 3 साल से भी जिंदा है। तो ये हमारे पास क्लिनिकल एविडेंस भी है कि मेटास्टेटिक कैंसर के मरीज भी इलेक्ट्रोपैथी मेडिसिन से देविलिया हॉस्पिटल में ठीक हो रहे हैं। वो कितने ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन में आप पे आते हैं? ऐसा भी होता है कि बहुत ज़्यादा सिचुएशन क्रिटिकल हो चुकी है और उनको लगता है कि अब कहीं इसका इलाज नहीं हो सकता, आपके पास आते हैं तो ट्रीटमेंट मिल जाता है? हाँ, देखिए, हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं मैक्सिमम वही पेशेंट्स आते हैं, वो बड़े बड़े कैंसर हॉस्पिटल टाटा और एम्स जैसे अस्पतालों के अंदर वो इलाज ले चुके होते हैं, या ऐसे मरीज आते हैं जो इलाज ट्रीटमेंट के लिए फिजिबल नहीं होते हैं, या ऐसे मरीज आते हैं कि उनको पता है कि कीमोथेरेपी और रेडिएशन से कभी भी कैंसर क्योर नहीं होता है, कैंसर ठीक नहीं होता है, कैंसर वापस रिकरेंस होता है। तो ऐसे मरीज हमारे पास में आते हैं, हम उनका ट्रीटमेंट करते हैं, और हमारे पास ऐसे एविडेंस हैं जिस पर हम कहेंगे कि मेटास्टेटिक कैंसर जैसे लीवर कैंसर है, पेनक्रेटिक कैंसर है, लंग कैंसर है, ये पूर्ण रूप से क्योर्ड है। सर क्योंकि आपने बात की कीमो की, हम देखते हैं कि उसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, पेन भी बहुत ज़्यादा पेशेंट को होता है। अगर कोई कीमो से जूझ रहा है, उसका ट्रीटमेंट अगर चल रहा है और वो आपके पास आए, इलेक्ट्रो होम्योपैथी की जब हम बात करते हैं तो क्या उसके ज़रिए जो उसकी बीमारी है उसे कम किया जा सकता है, या उसका पेन जो है उसे कम किया जा सकता है, या कुल मिला के इनका ये जो साइड इफ़ेक्ट है वो कम हो जाते हैं इससे? हाँ, बिल्कुल। देखिए, क्या होता है कि आफ्टर सर्जरी एलोपैथी के अंदर यदि कीमोथेरेपी और रेडिएशन दी जा रही है तो ये पैलेटिव केयर में ही इसको माना जाता है, और हमारे पास ऐसे पेशेंट आते हैं या तो कीमोथेरेपी रेडिएशन ले चुके होते हैं, और उसके बाद में जब रिकरेंस होता है तो उस स्टेज के अंदर पेशेंट का इम्यून सिस्टम इतना वीक हो जाता है कि वो दोबारा से कीमोथेरेपी लेने की स्थिति में नहीं होता है, या दोबारा कीमोथेरेपी लेता है तो उसकी साइकिल्स होती कीमोथेरेपी की, उसे 6 साइकिल लेना है, 12 साइकिल लेनी है, और पता लगता है कि 2 साइकिल बाद ही इसका इम्यून सिस्टम इतना ख़राब हो चुका होता है कि पेशेंट को बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होती है, नौजिया होता है, और बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स होते हैं। तो वो ट्रीटमेंट लेने की स्थिति में नहीं होता है, और पेशेंट उस समय पेन में आ जाता है। तो हमारे हॉस्पिटल में ऐसे मरीज आते हैं, उन मरीज को हम 7 डेज अपने यहाँ हॉस्पिटलाइज रखते हैं, और हमारा मेन जो देविलिया हॉस्पिटल जो प्रसिद्ध है वो पेन के लिए ज़्यादा है कि हम पेशेंट्स के पेन को कुछ ही घंटों के अंदर हम कंट्रोल करना स्टार्ट करते हैं, और 7 डेज के अंदर हम देखते हैं कि पेशेंट को 60, 70, 80% तक अपने पेन में वो रिलीफ पाता है, और जब पेन में रिलीफ होता है तो वो खाना भी खाने लगता है, उसकी वीकनेस भी ख़त्म होती है, और उसमें दोबारा से जीने की इच्छा फिर से बढ़ जाती है। ये वाकई मतलब बहुत ही बड़ी बात है अगर ऐसा हो रहा है और पेशेंट इस तरीके से ट्रीट हो रहे हैं। सर अगर मैं ये पूछूं कि अगर कोई पेशेंट है, कैंसर का 3rd स्टेज उसका है, वो आपके पास आए और इलेक्ट्रो होम्योपैथी के ज़रिए क्या उसका इलाज पूरी तरीके से संभव है, पूरा वो रिकवर कर सकता है? हाँ, बिल्कुल। हमारा जो एक टैगलाइन ही है कि संभव है कैंसर का इलाज बिना कीमो, बिना रेडिएशन। सर ये मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि हम देख रहे हैं ना सिर्फ हिंदुस्तान में, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में जिस तरीके से कीमो किया जाता है, रेडिएशन का आप जिक्र कर रहे हैं, तो दिक्कत तो इसमें होती है। लेकिन अगर कोई ये बोले कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी के ज़रिए पॉसिबल है, तो क्या लोग इस बात को मान रहे हैं? हालांकि बहुत सारे पेशेंट तो आपके पास आ ही रहे हैं। हाँ, बिल्कुल मान रहे हैं, और हमारे पास ऐसे भी पेशेंट है जो मेटास्टेटिक के क्योर्ड हुए हैं, और वो मरीज 4 साल से बढ़िया है, 5 साल से बढ़िया है, और वही हमारे पेशेंट्स अन्य उनके रिश्तेदारों को या किसी परिचित को यदि कैंसर हो रहा है तो हमारे यहाँ वो रिफ़र भी कर रहे हैं। तो इस प्रकार से डे बाय डे हमारा जो ट्रीटमेंट है वो पॉपुलर होता जा रहा है,
और हमारे पास इवन विदेशों से भी मरीज हमारे ट्रीटमेंट लेने आ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया से पेशेंट आए हैं, यूके लंदन से पेशेंट आए हैं, नेपाल से पेशेंट आए हैं। और मुझे बताते हुए खुशी होती है कि एक पेशेंट हमारे पास लंदन से आए थे और उन्हें बोला था कि आपकी लाइफ 3 महीने ही बची हुई है, और वो व्यक्ति अभी लगभग 1 साल 4 महीने हो गए हैं और वो पूर्ण रूप से बढ़िया है। डिसीज़ भी उनकी 90% क्योर हो चुकी है। वाह सर, मतलब ये तो वाकई बहुत बड़ी बात है। इसको मैजिक ही हम कह सकते हैं कि अगर इस तरीके से पेशेंट ट्रीट हो रहे हैं। अच्छा सर, क्योंकि जो पारंपरिक चिकित्सा पद्धति है उससे भी इसकी तुलना की जा रही है, इलेक्ट्रो जो होम्योपैथी है, कैसे मतलब? आप देखिए क्या होता है कि पारंपरिक चिकित्सा पद्धति मैं कहूँ जो नेचर से जुड़ी हुई चिकित्सा पद्धतियाँ, जैसे आयुर्वेद है, होम्योपैथी है, यूनानी है, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी है, ये सब प्रकृति से जुड़ी हुई चिकित्सा पद्धति हैं। परंतु मैं कहूँगा कि जैसे आयुर्वेद है या यूनानी है, उनके अंदर भी जो मेटल्स का इस्तेमाल किया जाता है, केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है, प्लांट का इस्तेमाल तो होता है, परंतु इलेक्ट्रोपैथी सिस्टम मेडिसिन में एक्सक्लूसिवली केवल 115 प्लांट का एक्सट्रैक्ट ही होता है और उसी से ही हम कैंसर जैसी बीमारी का हम ट्रीटमेंट करते हैं, और कैंसर के अलावा अन्य जो लाइफस्टाइल डिसीज़ है उसका भी हम ट्रीटमेंट करते हैं। सर, आपको लगता है कि जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी है और जिस तरीके से आप लोगों का इलाज इससे कर रहे हैं कि भविष्य में कैंसर के इलाज का एक मेन हिस्सा बन सकता है, मुख्य हिस्सा बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है, और मैं हमेशा कई जगह में बोल चुका हूँ कि एलोपैथी के बाद में एक इलेक्ट्रोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन है जो एलोपैथी के पैरेलल साथ काम कर सकती है, और आने वाले फ्यूचर के अंदर एलोपैथी के पैरेलल यदि कोई सिस्टम खड़ा हो सकता है तो वो इलेक्ट्रो होम्योपैथी है। उसका मुख्य कारण ये है कि जैसे हम कहते हैं कि एलोपैथी के अंदर पेशेंट को एडमिट करके इलाज किया जाता है, और इसलिए ऐसा माना जाता है कि एलोपैथी में हम इंजेक्शन लगाएंगे और पेशेंट को तुरंत आराम होगा। तो इलेक्ट्रोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में भी हमारा जो ट्रीटमेंट है वो तुरंत इफेक्टिव होता है, और कुछ ही समय के अंदर हम पेशेंट को 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे में रिलीफ देना स्टार्ट करते हैं। मैं एक एग्जांपल दूं कि एक पेशेंट को ब्लड प्रेशर है और वो यदि एलोपैथी के अंदर यदि वो कोई मेडिसिन लेता है, उसको ब्लड प्रेशर कम होने में उसको आधा घंटा लगेगा, और हमारी मेडिसिन उस ब्लड प्रेशर को 15 से 20 मिनट के अंदर कम कर देगी। तो एलोपैथी से ज़्यादा फास्ट इलेक्ट्रोपैथी सिस्टम मेडिसिन है। सर, क्योंकि आप लोगों को ट्रीट कर रहे हैं, आपके पास बहुत सारे लोग आ रहे हैं, आप उन्हें देख रहे हैं, वो स्वस्थ होकर अपने घर जा रहे हैं। लेकिन अगर मैं ग्लोबली इसकी पहचान की बात करूं, वैश्विक मान्यता मिलने की इसकी बात करूं, तो आपको लगता है कि अभी भी कुछ चुनौतियां हैं जो सामने आ रही हैं, या ये पॉसिबल है आने वाले समय में? हाँ, देखिए चुनौती तो बहुत है, क्योंकि हम देखते हैं कि आज पूरी दुनिया में एलोपैथी का ही बोलबाला है, और WHO से हर कहीं एलोपैथी को ही बढ़ावा दिया जा रहा है। परंतु भारतीय चिकित्सा पद्धति, नेचुरोपैथी, इलेक्ट्रोपैथी, आयुर्वेद अभी भी दुनिया के अंदर बहुत पीछे खड़े हुए हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोपैथी इटालियन सिस्टम मेडिसिन है, इसको पूरी दुनिया में स्पेजरिक मेडिसिन के रूप में इसको जाना जा रहा है। हमारे देश में लगभग 140 साल से इलेक्ट्रोपैथी काम कर रही है, और मुझे बताते हुए ये भी खुशी होगी कि जब 1865 में जब इसका इन्वेंशन हुआ और 1890 के अंदर इसको ब्रॉम्पटन हॉस्पिटल लंदन के अंदर उसका क्लिनिकल ट्रायल हुआ, और कैंसर जैसी घातक बीमारी उस समय भी थी, और उस समय ये देखा गया था कि ऐसे पेशेंट हैं जिनके 2-2, 3-3 ऑपरेशन सर्जरी हो चुकी है, उसके बाद में इलेक्ट्रोपैथी द्वारा उसका ट्रीटमेंट लिया गया और वो क्योर्ड हुए। तो इसका पूरा श्रेय हमारे जो फाउंडर हैं डॉक्टर काउंसल जरमेटी, उन्हें जाता है कि उन्होंने ऐसी चिकित्सा पद्धति को जन्म दिया। सर, लगता है वो समय अब आ गया है कि वर्ल्ड वाइड इसको पहचान मिलनी चाहिए? हाँ, बिल्कुल वो समय आ गया है, और ऐसा मेरा भी मानना है कि आने वाले 5 सालों में इलेक्ट्रोपैथी भारत देश के हर कैंसर हॉस्पिटल में इसको स्थान मिलेगा। बिल्कुल, हम भी चाहते हैं कि इसको स्थान मिले। अगर इस तरीके से, जाहिर सी बात है, हर किसी को इलाज चाहिए, कोई दर्द है तो वो चाहता है भी उसका समाधान हो। सर, अगर मैं एक बहुत नॉर्मल सी बात पूछूं आपसे, क्योंकि कैंसर के जो मरीज़ हैं उनके केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, आपके पास तो हर दिन ऐसे केसेस आते हैं। सर, कौन सी वो बातें हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए? आम आदमी, क्योंकि अगर कोई घर में बैठा है, वो हमारे पॉडकास्ट देख रहा है, उसको भी लगेगा कि यार कहीं मेरे अंदर तो सिम्टम्स नहीं है, तो वो कौन सी बातें हैं जिनको ध्यान देनी चाहिए, कैसे डिटेक्ट करें? देखिए, ध्यान देने वाली यही बात है कि हमारे शरीर में यदि कोई भी सिम्टम्स के रूप में कोई बीमारी ऐसा लगता है, कोई संभावना होती है, तो उसे तुरंत अपने जो डॉक्टर को उसे दिखाना चाहिए। मैं एक फीमेल की बात करूं कि यदि फीमेल हैं, उनको इरेगुलर मेंसेस उनका होता है, यदि ब्रेस्ट के अंदर कुछ उनको पेन जैसा लगता है, कहीं नोट जैसी लगती है, तो उन्हें तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए, और उसका तुरंत यदि
लेकिन सर ऐसे बातें भी बताई जाती है, जागरूक भी किया जाता है, क्योंकि आजकल तो हर तरफ बकायदा एड्स चला के जागरूकता का काम किया जा रहा है कि अवेयर हों लोग, लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि ऐसे केसेस सामने आ जाते हैं। फिर उसके पीछे क्या वजह है कि क्या पता होने के बावजूद भी लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं? देखिए, एक तो कैंसर होने के नोन और अननोन कारण है। नोन कारण हम जानते हैं कि कैंसर टोबैको च्यूइंग हैबिट, स्मोकिंग और अल्कोहल का इस्तेमाल करने से, जंक फूड खाने से कैंसर हो रहा है। इसको यदि हम छोड़ दें तो हम 70-80% तो कैंसर को यूं ही हरा सकते हैं। परंतु ये हमारी एक लाइफस्टाइल का एक हमारा एक पार्ट हो गया है जिसे हम छोड़ना नहीं चाहते हैं, इसलिए ही कैंसर बढ़ता जा रहा है। सर आजकल हम देखते हैं कि जो हमारा लाइफस्टाइल है वो पूरी तरीके से बदल चुका है, तो क्या ये भी पॉसिबल है कि नेचुरल तरीके से हम कैंसर को ट्रीट कर सकें? क्या हमारा डाइट होना चाहिए, क्या हमारा लाइफस्टाइल होना चाहिए? हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा कि हम कैंसर को ठीक कर सकते हैं। उसमें डाइट का सबसे बड़ा एक रोल होता है। हम ये देखते हैं कि जब पेशेंट एलोपैथी के अंदर सर्जरी पे जाता है, कीमोथेरेपी जाता है, तो हमारे ऑन्कोलॉजिस्ट बोलते हैं कि आप हाई प्रोटीन डाइट लीजिए, रिच डाइट लीजिए। उन्हें बोला जाता है कि आप पनीर खाइए, आप नॉनवेज खाइए, आप अंडा खाइए, आप ड्राई फ्रूट्स खाइए। और नेचुरली वो इसलिए खाने का बोलते हैं कि सर्जरी एक बड़ी सर्जरी इसके अंदर होती है, आसपास के लिम्फ नोड्स निकाल दिए जाते हैं, तो उसके लिए हमें ब्लड लॉस होता है, तो हमें हाई प्रोटीन डाइट की आवश्यकता होती है। कीमोथेरेपी हम ले रहे हैं तो हमारे ब्लड सेल्स जल रहे हैं, जले नॉर्मल सेल्स हमारे वहाँ से बर्न हो रहे हैं, तो हमें हाई प्रोटीन डाइट लेना होती है। जबकि हाई प्रोटीन जो होता है वो कैंसर सेल्स का न्यूट्रिशन होता है, उसका भोजन होता है। तो इसलिए भी कीमोथेरेपी से के बाद भी, ऑपरेशन के बाद भी कैंसर सेल्स को यदि उसका भोजन मिल रहा है, न्यूट्रिशन मिल रहा है, तो कैंसर कभी भी ठीक नहीं होता है। और सर मुझे लगता है कि आपने कहा हाई प्रोटीन डाइट, और हम देखते हैं कि अगर हम इंडियन फूड स्टाइल की बात करें तो कहीं ना कहीं प्रोटीन की कमी होती है, खासतौर पर जो महिलाएं होती हैं उनकी जो डाइट होती है उसमें प्रोटीन नहीं होता, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है। सर ये भी कहते हैं कि अगर, क्योंकि मैं भी कई वीडियोस देख रही थी, उसमें कहते हैं कि अगर खासतौर पर जो फीमेल हैं वो एक्सरसाइज करती हैं, 4 दिन से ज़्यादा अगर वो जिम जाती हैं, तो जो कैंसर का रिस्क है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। ये सच है? हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने कि देखिए, हम यदि फिजिकल एक्टिविटीज़ हमारी बनी रहेगी तो हम कैंसर को हरा सकते हैं। दूसरी बात मैं ये बात कहूँगा कि इंटरमिटेंट फास्टिंग हम जो करते हैं, हम जो हमारे खाने का जो दिनचर्या होती है, हम ये होते हैं कि हम सुबह 9 बजे खाना चालू करते हैं, रात को 11 बजे हम डिनर लेते हैं, जबकि ये यही सबसे बड़ा कैंसर के कारण है। ये कैंसर ही नहीं, सैकड़ों बीमारियों का कारण है। यदि हम ये करें, इंटरमिटेंट फास्टिंग के रूप में करें कि सुबह 9 बजे हम अपना ब्रेकफास्ट लें, 11 बजे अपना लंच लें, शाम को 3 बजे हम एक अपने सॉफ्ट ड्रिंक ले लें, और शाम को 6 से 7 बजे अपना डिनर कर लें, और 7 बजे से लेकर सुबह 9 बजे तक हमें कुछ भी नहीं खाना है, तो हमारा जो मेटाबॉलिज्म है बहुत अच्छा रहेगा, खाना हमारा अच्छा डाइजेस्ट होगा, और हम ऐसी सैकड़ों बीमारियों से, इवन डायबिटीज़ से, ब्लड प्रेशर से, कोलेस्ट्रॉल जो बढ़ा हुआ है उसको भी हम ठीक कर सकते हैं। तो कैंसर के डाइट के अंदर हम अपने मरीजों को यही हम सलाह देते हैं कि आपको अल्कलाइन डाइट लेना है, हाई प्रोटीन डाइट को नहीं लेना है, आपको मिलिएट्स लेना है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने अभी इसे एक नया वर्ड दिया है कि वो मिलिएट का इस्तेमाल करें। श्री फूड हमने कहा है, श्री फूड के रूप में हमने कहा है इसे। तो बाजरा है, ज्वार है, रागी है, कोदो है। इसके अलावा हम जो फास्टिंग में, उपवास में हम जो खाना खाते हैं, राजगिरे का आटा है, मोरधन है, और ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, इनका सेवन, लिविंग फूड्स हैं। इसका यदि हम अपना सेवन करेंगे तो हम कैंसर को 100% हम मात दे सकते हैं। और सर मैं तो पहाड़ों से हूँ और वहाँ पर तो हम यही खा के बड़े हुए हैं, कोदे का आटा, झंगूरे का चावल, जो सारी चीज़ें होती हैं, तो जाहिर सी बात है इसको मैं समझ भी सकती हूँ। सर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल मैं आपसे पूछूंगी, क्योंकि बिना कीमो और बिना रेडिएशन कैंसर का इलाज संभव है। आपने बताया आप लोगों को ट्रीट भी कर रहे हैं और बहुत बड़ा नंबर ये है, लेकिन सर कभी क्या ऐसा होता है कि कोई मरीज़ आया और आप उसे बचा नहीं पाए, तो ऐसे में हॉस्पिटल की छवि पर सवाल खड़े हो जाते हैं, डॉक्टर्स पे सीधा सीधा सवाल खड़े हो जाते हैं, तो आपको नहीं लगता कि ये गलत है या फिर ऐसा नहीं होना चाहिए? मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि मेरे अस्पताल का यदि आप विजिट करें, मेरे अस्पताल में यदि 30 पेशेंट एडमिट हैं, तो मेरे अस्पताल में आपको एक भी मरीज़ दर्द से तड़पता हुआ नहीं मिलेगा। आप यदि अन्य किसी भी कैंसर हॉस्पिटल का दौरा करेंगे तो आपको वहाँ पे लोग बहुत परेशान मिलेंगे, वो दुखी मिलेंगे, दर्द से तड़पते मिलेंगे, और हमारे अस्पताल में एक भी मरीज़ नहीं मिलेगा। उसका कारण ये है कि हम जो इलेक्ट्रोपैथी ट्रीटमेंट कर रहे हैं उसमें कुछ ही समय में
पेशेंट को रिलीफ मिलना स्टार्ट होता है और 2 घंटे 4 घंटे से 24 घंटे और 72 घंटे में पेशेंट उस पेन से बाहर आ जाता है। तो यही एक कारण है कि हमारे यहाँ ऐसी कभी भी स्थिति पैदा नहीं होती। हालांकि सर हम देखते हैं कई केसेस ऐसे आ जाते हैं और जाहिर सी बात है कि ऐसे सिचुएशंस भी आ जाती हैं तो सवाल कई खड़े हो जाते हैं, इसीलिए मैंने आपसे सवाल भी पूछा। सर एलोपैथी को लेकर भी मैं बात करना चाहूँगी कि एलोपैथी से कैंसर के इलाज के बारे में आपका क्या कहना है, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? मेरा तो ये मानना है कि कैंसर को हम जितना हम छेड़ते हैं उतना ही कैंसर बढ़ता है। सर्जरी तक तो एक बार मानना सही है कि एक बार आपने अपने प्राइमरी स्टेज में सर्जरी कर दी है, परंतु आप यदि कीमोथेरेपी दे रहे हैं, रेडिएशन दे रहे हैं तो मरीज जो है वो कैंसर से नहीं मर रहा है, वो कैंसर के ट्रीटमेंट से मर रहा है। क्योंकि कीमोथेरेपी रेडिएशन इतना शरीर के अंदर जहर डाल देते हैं कि उसके बाद से उस पेशेंट का दोबारा से बाहर आना बहुत मुश्किल होता है। और हम देखते हैं कि 50% जो केसेस हैं, WHO की रिपोर्ट है, भारत सरकार की रिपोर्ट है कि भारत सरकार सरकार ने रिपोर्ट दी है कि 17 से 18 लाख कैंसर के मरीज हर साल हो रहे हैं और उसमें से 50 to 60% जो पेशेंट है वो ट्रीटमेंट के दौरान ही एक्सपायर कर जाते हैं। और वाकई क्योंकि और सर बहुत कॉस्टली भी होता है कैंसर का ट्रीटमेंट, हम देखते हैं। और एक तरफ लोग इतना ज़्यादा उसमें पैसे भी लगा देते हैं, अपना सब कुछ साइड रखकर हर कोई ये सोचता है कि भाई हमारा जो इंसान है वो ठीक हो जाए, लेकिन उसके बावजूद ऐसी तस्वीरें आती हैं तो वो दुखद होती हैं काफ़ी। सर जो हमारे दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं, क्योंकि अगर मानिए किसी को कैंसर है या कोई किसी के दिल और जहन में कोई सवाल है तो वो ये सोचता है कि सही फैसला कैसे लें, वो क्या फैसला होना चाहिए, इसको लेकर आप उन्हें क्या एडवाइस देखिए, कैंसर एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और जिसके अंदर हम देखते हैं कि जिसके पास जितना पैसा होगा वो उतना पैसा इस बीमारी के अंदर लगाता है। ऐसे ही पेशेंट हमारे पास में आते हैं जो 1 करोड़ रुपए अपना ज़मीन बेच के, अपना घर बेच के, अपनी दुकान बेच के और वो उस कैंसर की बीमारी में लगा देते हैं। ऐसे भी अभी इम्यूनोथेरेपी के नाम पे लोगों को बोला जा रहा है कि इम्यूनोथेरेपी आप लीजिए। अब इम्यूनोथेरेपी में 3-3 लाख रुपए के इंजेक्शन आ रहे हैं, 6-6 लाख रुपए के इंजेक्शन आ रहे हैं और उस पेशेंट को 18 इंजेक्शन लगाने को बोल दिया, 20 इंजेक्शन लगाने को बोल दिया। तो करोड़ों रुपए उसने इंजेक्शन में खर्च कर दिए, परंतु मरीज को 1% में आराम नहीं हुआ और बच नहीं पाए। तो इम्यूनोथेरेपी जनरली इम्यूनोथेरेपी ये है कि हमारे ब्लड को निकाल के वापस से प्रोसेस करके वो पे डालना, और उसके भी 1% रिजल्ट नहीं है। तो इलेक्ट्रोपैथिक सिस्टम मेडिसिन ऐसा है जो इम्यून सिस्टम को बढ़ा रहा है। तो हमारा ट्रीटमेंट तो नेचुरली है, और यदि फर्स्ट चॉइस यदि इलेक्ट्रोपैथी बन जाए इस देश के अंदर तो हम लाखों मरीजों को कैंसर से बाहर ला सकते हैं, कैंसर से हरा सकते हैं, कैंसर को ठीक कर सकते हैं। सर क्योंकि हमने कहा कि कितने महंगे महंगे इसके इंजेक्शन आते हैं जो लोग एलोपैथी के ज़रिए इलाज करवा रहे हैं। सर अगर मैं इलेक्ट्रो होम्योपैथी की बात करूं तो कंपैरिजन अगर कॉस्ट की करूं तो जाहिर सी बात है ये उसके कंपैरिजन बहुत सस्ता होगा। बहुत ही सस्ता है। देखिए, हमारा एक प्रोटोकॉल है कि हम 7 दिन पेशेंट को एडमिट रखते हैं और पेशेंट को बोलते हैं कि 6 महीने से 8 महीने इलाज लेना है। इस पूरे 6 महीने से 8 महीने का ट्रीटमेंट का और हॉस्पिटलाइजेशन से पूरा खर्चा 2.5 से 3 लाख रुपये होता है, जो एक नॉर्मल व्यक्ति भी उसको उठा सकता है। वाकई ये तो देखा जाए तो बहुत ही सस्ता है, और उस टाइम इंसान ये सोचता भी कि हम कहाँ ऐसी जगह जाएं जहाँ पर हमें बेहतर इलाज मिले। पैसा भी सेकेंडरी हो जाता है, लेकिन वो पैसा भी हर किसी के पास नहीं होता है, तो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन हो जाती है। सर ऐसा फ्यूचर में आपका प्लान है कि और ब्रांचेस आप पूरे देश भर में इसको लेकर खोलें अपने हॉस्पिटल की, क्योंकि जिस तरीके से इलेक्ट्रो होम्योपैथी का इलाज आप दे रहे हैं तो मुझे लगता है सिर्फ दिल्ली इंदौर तक तो नहीं होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, देखिए हमारी तो माननीय प्रधानमंत्री से, माननीय स्वास्थ्य मंत्री से यही मेरी मांग है। और कल 21 मार्च को मेरी माननीय स्वास्थ्य मंत्री दिल्ली के डॉक्टर पंकज कुमार सिंह से मेरी बात हुई है, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि आने वाले 15 दिन में हो सकता है कि हम दिल्ली कैंसर इंस्टीट्यूट के अंदर हमारा ट्रीटमेंट एक स्टार्ट करें, और 50 से 100 पेशेंट पे यदि हमारा ट्रायल सक्सेस होता है तो हो सकता है कि दिल्ली सरकार हमारे इलाज को सरकारी अस्पतालों में लागू कर दे। और यदि भारत सरकार यदि अपने कैंसर हॉस्पिटल में यदि हमारे ट्रीटमेंट को यदि लागू कर देगी तो हम लाखों मरीजों को कैंसर से बचा सकते हैं। बिल्कुल, और ये होना भी चाहिए क्योंकि हर किसी को जीवन मिलना चाहिए और बेहतर इलाज मिले, ये कोशिश होती है। सर मुझे लगता है कि हमारे तमाम जो दर्शक हमें देख रहे हैं हर एक सवाल का उनको जवाब मिला है, और साथ ही साथ हम ये भी चाहेंगे कि वैश्विक पहचान जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी है उससे मिले ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का बेहतर इलाज हो। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर।